नमस्कार, मैं हूं अनिल के अंकुर और आप देख रहे हैं जनता टीवी। जनता टीवी के इस खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आज हम उस शख्सियत से बात करेंगे जो युवा हैं और युवा क्रांति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हम बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जब शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे थे तो सड़क पर जिस तरीके से उनका संघर्ष होता था वो देखने लायक होता था। यानी कि दूसरे अखबारों में या पुलिस को पीटते हुए या पुलिस से पिटते हुए तस्वीर जरूर होती थी इनकी। राष्ट्रीय स्तर पर इनको कई बार जिम्मेदारियां मिली और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और गुजरात और वेस्ट बंगाल जैसे बड़े राज्यों में इनको जिम्मेदारी भी दी गई। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, स्वागत है आपका राघवेंद्र अबजाद जी। राघवेंद्र अबजाद जी से मेरा पहला सवाल ये है कि आखिर आप ये पुलिस के साथ मारपीट का खेल क्यों करते थे? नहीं, पुलिस के साथ कोई मारपीट का खेल नहीं होता था। हम लोगों का जो भी उस समय मुद्दे होते थे उन मुद्दों के लेके प्रदर्शन होता था। प्रदर्शन में पुलिस लाठी चार्ज करती थी, हम लोग लाठी खाते थे, तो संघर्ष चलता था और अपनी मांगों को लेकर के अड़े रहते थे। और जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं हो जाती थी तब तक हम लोग अपने धरना प्रदर्शनों को जो है जारी रखते थे और अंततः विजय हम लोगों को मिलती थी। आपने महंगाई के खिलाफ बहुत बार प्रदर्शन किए, अब क्या लगता है महंगाई खत्म हो गई है? देखिए, विश्व स्तर पर जिस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं स्वाभाविक रूप से महंगाई बढ़ेगी। देश के अंदर प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में आपको दिख भी रहा होगा विश्व पटल पर कैसे भारत का नेतृत्व जो है, भारत जो है पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आ गया है। देश में जो नौजवान विदेशों में पहले जाते थे, जिस प्रकार से उनको दोयम दर्जे का देखा जाता था, आज उन लोगों का भी मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता है। तो स्थितियां बहुत बदल चुकी हैं, देश हर तरीके से शक्तिशाली बनना है। आप युवा हैं और युवाओं के लिए हर वर्ग के लिए आप संघर्ष करते रहे, खासतौर से युवाओं के लिए। सवाल ये उठता है कि युवाओं की बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो संकट तो आपको दिखाई नहीं देता, उसके लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। देश के अंदर आज दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है और इतनी नौकरियां देना संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी का पहला प्रयास ये है कि भारत का युवा जो है रोजगार देने वाला बने। उसके लिए योगी मोदी जी ने तमाम बहुत सारी ऐसी योजनाएं निकाली हैं, बहुत सारे लोन दिए जाते हैं और उससे बहुत सारे नौजवान जो कुछ करना चाहते हैं वो कर भी रहे हैं और रोजगार देने की स्थिति में है। तमाम कंपनियों को उन्होंने बनाया, तमाम फैक्ट्रियां लग रही हैं, तो धीरे धीरे रोजगार का जो है वो, लेकिन जो जनसंख्या का मामला है, जनसंख्या पे कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक भाई जनसंख्या पर कंट्रोल कौन करेगा? सरकार आपकी है, केंद्र में है, लंबे समय से है, उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी है। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई अधिनियम कानून क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये नियम कानून बनाने को तो मर्डर करने का भी कानून है कि मर्डर करने पर जो है सजा है, लेकिन मर्डर होते हैं। तमाम प्रकार के अपराध करने पर कानून बना हुआ, लेकिन वो अपराध होते हैं, चाहे जितना सख्ती के साथ में करो। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से पहले जो अपराध होते थे और आज जो हो रहे हैं ना, भले ही उसकी कम हो गया हो, लेकिन अपराध खत्म नहीं हो रहे हैं। कानून का जो राज जैसे होता है वो कभी भी पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते हो कि हत्या होना ही बंद हो जाएंगी, होंगी ही होंगी, क्योंकि ये मानव प्रवृत्ति है। अपने यहाँ बोला गया है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तमोगुण माने तामसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, ये होगी। लेकिन जब इसका सामंजस्य बना रहता है इन तीनों का, कि चाहे वो अच्छे लोग हों, चाहे वो राजा लोग जो राज करने वाले वो हों, और या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हों, अपराधी प्रवृत्ति के, इनका बना रहना चाहिए कि कोई चीज बढ़े ना। जब भी कोई चीज बढ़ती है तो नुकसानदेह हो जाती है। अब पूरे देश में सब साधु ही साधु हो जाए। इजराइल में वो युद्ध चल रहा है, इजराइल में हमास के खिलाफ, और उसका असर उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ क्षेत्र में लोगों ने हमास के पक्ष में जुलूस निकाला। इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही खराब चीज है। जैसे कि एक बार डेनमार्क में कार्टून बना, तमाम देश, अपने पूरे देश भर में दंगे हुए। लखनऊ में जहाँ पर मैं रहता हूँ उसी थाना क्षेत्र में दंगे हुए, जुलूस लेकर के आए और वहाँ के एक बच्चा था, उसको गोली मार दी गई, 2 बड़े लोगों को गोली लगी। अब उनका क्या दोष था? वो तो अपनी दुकान पे बैठे हुए थे।
जुलूस की शक्ल में आए और लूटपाट, और दुकान वहाँ पर तमाम शस्त्रों के दुकानें हैं, वहाँ पर उन पे लूटमार की गई और उसी से निकाल करके फायरिंग शुरू कर दी गई। अब उसमें एक छोटा सा बच्चा मार दिया, क्या उसका दोष था? कहीं पर मायमान में घटना घटित हो रही है तो लखनऊ में दंगे फसाद हो रहे हैं, या देश भर में दंगे फसाद हो रहे हैं, मुंबई में हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है कि हम लड़ करके, युद्ध करके जो है विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं, चाहे जितने बड़े युद्ध करेंगे आप, समझौता जब होगा, जब बैठ के बातचीत होगी, निराकरण तभी निकलेगा, तभी कोई समस्या का हल निकलेगा। आप चाहे जितना मारकाट मचा लीजिए, लेकिन बैठ करके जब टेबल पे बैठेंगे, दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे, समाधान तभी होगा। और ये जो प्रवृत्तियां हैं, जो ये सोच के चल रही हैं कि हम बंदूक के दम पे, तोप के दम पे, परमाणु बम के दम पे पूरी दुनिया पे राज, ये तो जिनका समर्थन करते रहे लंबे समय से, गोडसे का, उन्होंने समझौता नहीं किया गांधी जी से, गोली मार दी। क्या हल होता रहा? गोडसे ने मान लीजिए गांधी जी की हत्या करी, क्या हल हो रहा उससे? नहीं तो ये बताइए, आप बताइए, ठीक है, अब उससे फेवर और उनके विरोध की बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उस समय के घटनाक्रम हुए, देश जो है बटा, लाखों लोग, दुनिया का सबसे बड़ा पलायन हुआ और भयानक नरसंहार हुए, भयानक तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तमाम लाखों बच्चों ने अपने माँ बाप को से बिछड़ना पड़ा, उनकी बच्चों की भी हत्याएं हुई। इतनी बड़ी घटनाक्रम हो रहा है, उसमें किसी ने जो भी उस व्यक्ति को समझ में आया हो, उसने किया हो, हम उसका कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी समझ में आया उसको कि नहीं, गांधी जी के कारण इस प्रकार की घटना हुई, उसने जो भी करा हो अपना कर दिया। लेकिन हिंसा के माध्यम से हमेशा, गोडसे की घटना को आप संज्ञा में लेते हैं कि निंदा में लेते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि उस व्यक्ति को, जो वो उस व्यक्ति का निर्णय था ना, वो मेरा निर्णय तो नहीं था। उस व्यक्ति को जो समझ में आया उसने किया। भाई, पूरा देश भर में जो भी घटनाक्रम हुए, अब गांधी जी के बंटवारा तो नहीं चाह रहे थे, जबरन जो है बंटवारा थोपा गया। इसके पीछे जो अंग्रेजों के राज चल रहा था, उनके मन की मनसा थी कि ये यहाँ पर अगर कर देंगे तो ये आपस में इसी लड़ते रहेंगे, और वो अपनी मनसा में कायम हो गए, मतलब कामयाब हो गए। अभी आपने बताया कि विश्व पटल पर मोदी का वर्चस्व कायम है और उनके गुणगान हो रहे हैं। अगर राज्य पटल की बात करें तो राज्य पटल में योगी सरकार के बारे में आप 100 में कितने नंबर देना चाहेंगे? आप युवा नेता हैं। देखिए, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से खुश हैं। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध का बोलबाला था, जिस प्रकार से तमाम लोग सदन में अपराधी बैठ रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे चीज़ें खत्म हुई हैं। हमारे एक मित्र थे, उन्होंने एक 2 पंक्तियां लिखी थी कि मंच जब से अर्थदायक हो गए हैं, तोतले भी गीत गायक हो गए हैं, राजनीतिक मूल्य जब से क्या गिरे, जेब कतरे भी विधायक हो गए। तो ये हाल था उस समय कि गुंडे, बदमाश, चोर, उचक्के सब सदन में बैठ रहे थे। आप नहीं, यानी कि जो अपराधी होता है दूसरी पार्टी में होता है, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी सदस्यता लेती है, वो उसके सारी गुंडे खत्म होती है। अब अगर हम गोंडा की बात करें, गोंडा के सांसद पे कौन सा अपराध नहीं लगा? सारे प्रकार के अपराध लगे। कौन सा अपराध? देखिए, राजनीतिक, ऐसे तो राजनीतिक रूप से मेरे भी धरना प्रदर्शन में तमाम मुकदमे मेरे ऊपर लगे। भाई, मेरे ऊपर तो 307 लगा दिया, प्रदर्शन कर रहे हैं 307 लग रहा है, और डीएम साहब 307 लिखवा रहे हैं, और आज तक कोई सामने आया किसके ऊपर 307 हो गया? भाई, हम लोग तो शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस ही लाठी चला रही है, उसके बाद मुकदमा भी 307 का किया जा रहा है। तो इस प्रकार से अपराध के मुकदमे तो सरकार बहुत सारे थोपती भी है, लेकिन जिन लोगों को, जैसे समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार के लोग थे, वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश, पूरा देश, और आप लोग भी भली भांति जानते हो कौन लोग थे वो। अभी बात उठ रही है कि नारी सशक्तिकरण की बात कर रही है कि आधी दुनिया को भारतीय जनता पार्टी लुभाने के लिए नारी सशक्तिकरण का नारा दे रही है और 33% आरक्षण की बात कर रही है। क्या नारी इस आरक्षण से खुश हो जाएगी? देखिए, भारतवर्ष वैसे भी नारियों के सम्मान में कभी कोई कसर नहीं छोड़ता है। भाई, अपने यहाँ पर जितने भी देवी देवताएं हैं, सबसे पहले जैसे नाम लिया जाएगा, सीताराम का नाम लिया जाएगा, राधे श्याम का नाम लिया जाएगा, पार्वती शिव का नाम लिया जाएगा, तो पहले नाम उनका लिया। तो और नवरात्रि का पर्व आता है, देवियों की पूजा की जाती है। तो भारत की संस्कृति यह है कि नारियों को सम्मान सबसे पहले दे। और आज जब ये अधिकार की बात हुई कि उनके जो भी अधिकार पिछले समय से उनके पेंडिंग पड़े हुए थे, नहीं हो रहे थे, तो इसमें तो तारीफ करने की जरूरत है। इसमें हर चीज़ में फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के आज
भारतवर्ष की महिलाओं पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन भी कर रही हैं और हर क्षेत्र में नाम। लेकिन जब नाम रोशन दुनिया में कर रही हैं, जब अधिकांश नारियां जब किचन में जाती हैं, रसोई में जाती हैं, तो गैस सिलेंडर को देख करके उनका गुस्सा बढ़ता नहीं है? आप भी शादीशुदा होंगे। बिल्कुल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये सारी चीज़ें, महंगाई और ये जो भी चीज़ें इस समय हो रही हैं, कई प्रकार के युद्ध हो रहे हैं, कई आप सब पूरी दुनिया की इकोनॉमी कैसे हिली हुई है, एक लंबा दौर हो गया, 2 साल कोरोना काल में हुआ, तो आप कैसे सोच सकते हो कि महंगाई एकदम से ख़त्म हो जाएगी? भाई कोरोना काल में 2 साल पूरा देश, पूरी दुनिया एकदम परेशान थी। फिर उसके बाद से ये युद्ध शुरू हो रहे हैं, सब डीजल पेट्रोल को लेकर के पूरी लड़ाई पूरी दुनिया में मची हुई है, तो उसी के कारण से सब प्रभाव आ रहा है। सरकार मतलब मोदी जी की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि महंगाई बढ़े, किसी प्रकार से भारत की जनता को कष्ट हो। सबके साथ के लिए, सबके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है और देश की जनता को, देश के नौजवानों को वो चाहती है कि दुनिया में नंबर 1 का देश बने और उसमें सबकी महती भूमिका। नौजवानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों के लिए आप संघर्ष करते रहे हमेशा। अब नौजवान सरकार से खुश हैं आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। उनको रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं वो। कितने बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार दे रहे हैं। जो स्टार्टअप इंडिया का हमारा काम शुरू हुआ, हमारी सरकार की योजना थी, उसके तहत बहुत सारे नौजवानों ने तमाम अपनी कंपनियां बनाई, तमाम फैक्ट्रियां डाली और तमाम छोटे से लेके बड़े स्तर तक का, हर स्तर के लिए लोन की सुविधाएं दी गई हैं और नौजवान उसमें कर रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं जो जैसे लोग सरकारी नौकरी के लिए एकदम उतावले रहते कि सरकारी नौकरी ही चाहिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य सरकारी नौकरी, तो प्रधानमंत्री जी ने लोगों को बताया कि नौकरी देने लायक बनो, हमेशा नौकरी मांगने के लिए पीछे परेशान मत हो, आप अपने आप को बड़ा करो कि हम नौकरी देंगे, हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम दुनिया में अपना माल बेचेंगे, दुनिया के सबसे बड़े, आज की तारीख में हम बाजार हैं, दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक राष्ट्र बनेंगे, यहाँ सबसे ज़्यादा उद्योग हों, जहाँ पूरी दुनिया में। उद्योग की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने लगभग चार बड़े बड़े समिट किए हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए। कितने उद्योग लग गए? लग रहे हैं, सब लगेंगे, लग भी रहे हैं और लगते रहेंगे। चीज़ें तेजी से अपनी गति में हैं। अभी रक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, कि डेवलप हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसमें क्या प्रोग्रेस अब तक? देखिए, हर चीज़ बोल करके उसको होने में थोड़ा सा समय लगता है। कोई जादू से सब चीज़ें तो हो नहीं जाती हैं, चीज़ें हो रही हैं, उनके प्रयास चल रहे हैं, उनके लिए सारी जो भी चीज़ें थीं वो पारित हो गई हैं और धीरे धीरे ज़मीनी स्तर पे आने में थोड़ा सा समय लगता है। पिछले कुछ समय पहले तमाम राज्यों के प्रभारी बनाए गए थे। अभी पड़ोसी राज्यों में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है। वहाँ को क्या संभावना लगती है आपको? संभावना ये है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। अभी राहुल गांधी जी ने बोल भी दिया है कि छत्तीसगढ़ में सरकार जा रही है, राजस्थान में सरकार जा रही है। ये तो बोल ही रहे थे, वो राहुल गांधी जी बोलने लगे। अब उनके मानसिक संतुलन से आप समझ सकते होंगे। तो उत्तर प्रदेश में कैसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं क्या खुल के काम कर पा रहे हैं? अखिलेश ने अभी कल कहा, अखिलेश ने कहा ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के लिए सर्वेंट हैं। तो ऐसी मतलब बातें हो रही कि मतलब ये मान लिया जाता है कि मंत्री खुल के काम नहीं कर पा रहा है, एक नौकरों की तरह काम कर रहा है। देखिए, अखिलेश जी थोड़ा सा क्या है ना, अखिलेश जी हों चाहे विपक्ष के जो भी राहुल जी हों, इन सब का कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन आ गया है, क्योंकि बार बार सत्ता इनको नकार रही है और जिसके कारण जो है इस प्रकार के जो डायलॉग दे रहे हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री तो खुद ही कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ। अब तो हमारा पार्टी का कोई भी मंत्री बनता है, कोई भी, तो वो एक कर्मचारी के रूप में ही बनना है, जनता का सेवक के रूप में बनना है। तो उनको बोलने दीजिए, सर्वेंट, जनता के सर्वेंट तो हैं ही, जनता की सेवा के लिए आए हैं। आप वो राजा की तरह, जब आपने तय कर लिया कि वो राजा है और बाकी हम लोग सर्वेंट हैं, आपने उनको राजा मान लिया और सर्वेंट मान लिया, नहीं, तो युवा होने के नाते युवाओं को आप क्या सर्वेंट बनने की बात करेंगे कि ये कुछ राजा बनने की कल्पना? देखिए, वो अच्छा, अखिलेश जी के जीवन का एक आप चीज बताइए कि उन्होंने, जैसे ये अब भाई चूंकि मुलायम सिंह जी के सुपुत्र थे तो उनको एक वसीयत मिल गई। जैसे पुराने समय में राजतंत्र चलता था, सत्ता जो है राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा चलता था, तो उस प्रकार से अखिलेश जी को तो पूरा एकदम साम्राज्य ऐसे स्थापित कर दिया। देखिए, मुलायम सिंह जी थे नेता, उन्होंने जमीन स्तर से उठ करके लोगों के लिए काम करके और अपनी एक पहचान बनाई
ठीक है, उनका जो भी सार्थक प्रयास रहा और उन्होंने जो भी अपने लिए जीवन में किया हो, एक लीडर के रूप में वो डेवलप। देखिए हमारा समय पूरा हो रहा है, हमारे पास इंडिकेशंस आ रहे हैं समय समाप्त होने की। तो मैं बता दूं कि आपने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विश्व पटल पर लाने की कल्पना की और दावे किए, भगवान करे ऐसा होता रहे और आपकी कल्पना पूरी होते हैं। नमस्कार। नमस्कार।